बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है और इनकी जो काइंड्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर्स में, ताकि आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या है और फिर जो इनकी काइंड्स हैं उनको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी पहले क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ये सेम इसके नाम है कि जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इट्स आल्सो कॉल्ड द रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द सेम थिंग एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास है क्या? आप कहते हो सैम्पलिंग इज द प्रोसेस इन विच वी आर सेलेक्टिंग द सैम्पल, कि वो प्रोसेस है जिसमें से हम रैंडम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है कि ईच एंड एवरी यूनिट हैज अ स्पेसिफाइड और डिफाइंड प्रोबेबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कि जब हमारे पास ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सैम्पल जो है वो एक स्पेसिफाइड और डिफाइंड प्रोबेबिलिटी रखता है तो वो हमारे पास कहलाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाता है जब आपके पास पर्सनल जजमेंट डिटरमाइन करती है कि आपको कौन सा यूनिट एज अ सैम्पल सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती। तो जब प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती तो यहाँ आपको वैलिड एस्टिमेट नहीं मिलता है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है वहाँ आपको वैलिड एस्टिमेट मिल रहा होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो हमारे पास होती है स्टूडेंट, आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी यूनिट जो है हैज़ अ स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी रखता है और ये हमें वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करते हैं। ये हमें क्या देता है? वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है और इसको आप कहते हो रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हो। ज़रूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसको आप क्या कहते हो? रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हो। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास होता है नॉन रैंडम सैम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इसको आप कहते हो नॉन रैंडम सैम्पलिंग और इसमें हमारे पास क्या होता है? वैलिड एस्टिमेट नहीं आता। वैलिड एस्टिमेट जो है वो हमें प्रोवाइड नहीं करता है। उसकी रीज़न क्या होती है स्टूडेंट? क्योंकि ये हमें वैलिड एस्टिमेट प्रोवाइड करता है, ये हमें वैलिड एस्टिमेट नहीं प्रोवाइड करता, बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द पर्सनल जजमेंट। ये पर्सनल जजमेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। या आपके पास पर्सनल जजमेंट जो होती है वो डिटरमाइन करती है कि आपको कौन सा यूनिट एज अ सेलेक्ट करना है। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्योंकि ईच एंड एवरी यूनिट की स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी होती है तो ये आपको क्लियरली पता चल जाता है। अब स्टूडेंट, इसकी हम स्पेसिफाइड कितनी क्लासेस में कर देते हैं? हम इसको कर देते हैं जिस सिंपल रैंडम सैम्पल, सिंपल रैंडम सैम्पल। इसी तरह हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, जो मेन इसकी काइंड से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पल, क्लस्टर्स, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आ जाता है, मल्टी फेज आ जाता है एंड देन आपके पास एक और आ जाती है टर्म जिसे आप कहते हो सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अब स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास है क्या? सिंपल रैंडम सैम्पल। क्या सिंपल रैंडम सैम्पल स्टूडेंट? आपके पास फर्स्ट काइंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हम कहते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पल को हम डिफाइन कर सकते हैं SRS के ज़रिए भी, और इसको हम क्या कहते हैं कि इसकी जो मेन दो शराइत हैं जो अगर पूरी होती हैं कि ईच यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड। जैसे आप कॉइन करते हो स्टूडेंट तो आपके पास हेड और टेल दो आने के चांसेस आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, इसकी भी 1/2 होती है। कि जब आपके पास ईच एंड एवरी यूनिट के जो अकरेंस की प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल होनी चाहिए और दोनों के अकर होने के चांसेस भी इक्वल होने चाहिए। जैसे या हेड आ सकते हैं या टेल आ सकता है तो दोनों के इक्वल आने के चांसेस होते हैं। तो हम कहते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर उसमें क्या आ जाता है कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल एंड ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, तो वो सिंपल रैंडम सैंपल होते हैं। अब इसकी कुछ काइंड्स आ जाती हैं जिसमें हमारे पास कौन से मेथड आ जाते हैं? फर्स्ट मेथड आ जाता है गोल्ड फिश बाउल्ड आ जाता है, बाउल मेथड होता है, गोल्ड फिश बाउल मेथड हो जाता है।
फिर हमारे पास आ जाते हैं टेबल वैल्यूज़ आ जाती हैं, जो हमने टेबल वैल्यू में से फाइंड करना होता है। एंड लास्ट में आपके पास कंप्यूटर आ जाते हैं, कंप्यूटर इंटरव्यूज़ जो हैं वो 3 मेथड्स आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, हमारे पास बाउल प्रोसीजर क्या होता है? जिस तरह स्टूडेंट आपके पास एक बाउल गिवन है, उसमें डिफरेंट स्लिप्स ऑफ पेपर्स आपको गिवन होते हैं, आप उसको फोल्ड करते हो, अच्छी तरह से उस बास्केट को थ्रूली मिक्सअप करते हो, फिर आप रेंडमली सेलेक्ट करते हो कोई भी पर्ची, और जो पर्ची पे नंबर लिखा आता है, पेपर जो स्लिप पे जो नंबर लिखा आता है वो आपके पास एज अ रैंडम नंबर, सिंपल रैंडम नंबर सेलेक्ट हो जाता है, और इसको हम कहते हैं गोल्डफिश बाउल प्रोसीजर मेथड। इसी तरह टेबल वैल्यू के लिए अगर आप कर रहे हो तो टेबल वैल्यू के लिए जो आपके पास मेथड आता है उसमें आपने सिंपली टेबल में देखना होता है आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल अगर 100 है तो आपने 00 सी रेंज की 99 रेंज में आपने वैल्यू सेलेक्ट करनी है रैंडमली टेबल से। अगर इससे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, छोड़ देना है, और इसी की रेंज में आपने वैल्यूज लेनी है। कंप्यूटर इंटरव्यूज़ में आपको ऑलरेडी जो है वो प्रोग्राम्स गिवन होते हैं और वहाँ से आप फाइंड कर लेते हो। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल्स क्या होता है स्टूडेंट? जब आपके पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है तो आप डिफरेंट यूनिट्स सेलेक्ट कर लेते हो उस पॉपुलेशंस को कलेक्ट करने के लिए। वो जो आप यूनिट्स कलेक्ट करते हो उसको हम कहते हैं स्ट्रेटा। आप डिफरेंट स्ट्रेटा बना लेते हो, यूनिट्स को कलेक्ट कर लेते हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल होता है। अब डिफरेंट स्ट्रेटा में से आप वर्कआउट करते हो और आप वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करते हो, और इस तरह आप जो है अपनी वैल्यूज़ को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ईजिली जो है डिस्कस कर लेते हो। तो वैसे तो स्टूडेंट ये जितनी भी टर्म्स है मैंने सेपरेट करके भी पढ़ाई हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको एक व्यू देना चाह रही हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपके पास, वैसे तो आपको मैंने ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ वो अलग अलग टर्म डिस्कस की हुई है, लेकिन अगर आपको ओवरऑल व्यू देखना है तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और स्टूडेंट आपको पता है कि स्टैटिस्टिक का जो मेन मकसद है वो होता ही यही है कि जब आपके पास पॉपुलेशन लार्ज होती है आप उसको डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड कर लो और उन यूनिट्स में से सैंपल कलेक्ट करो और वर्क करो। तो जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है वो सेम ऐसे ही है, तो आप डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड कर लेते हो और उसमें से सैंपल कलेक्ट करते हो। ये हमारे पास स्ट्रेटा कहला रहे होते हैं, और इसमें के जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं उसको हम स्ट्रेटम कहते हैं, स्ट्रेटम। तो ये आप कलेक्ट करते हो और अपनी जो पॉपुलेशंस हैं वो इजीली आप कलेक्ट कर रहे हो। तो ये हमारे पास टाइम सेविंग होता है, एनर्जी सेविंग होता है, और इजीली कैलकुलेशन आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गिवन दे देता है। जो क्लस्टर होते हैं स्टूडेंट उसमें भी यही है कि आप अपनी पॉपुलेशन जो है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लार्ज है तो यू आर सेलेक्टेड सम यूनिट्स, और आप जब उन यूनिट्स को सेलेक्ट करते हो दैट इज़ कॉल्ड द क्लस्टर्स। वो आपके पास क्या कहलाते हैं? क्लस्टर्स कहलाते हैं। उन क्लस्टर्स के अगर आपको वो क्लस्टर्स फिर भी ओवरऑल ज़्यादा लग रहे हैं तो आप मज़ीद उनको सब क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हो। सब क्लस्टर में डिवाइड करके अपनी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हो उसमें से सैंपल, और उसको मज़ीद आप शो कर सकते हो। जैसे आप इसको कह सकते हो क्लस्टर सैम्पलिंग में कि आपके पास अगर पॉपुलेशन है प्रोवेंस की, तो प्रोवेंस क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन हो जाती है, काउंट करना क्योंकि शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है तो काउंट करना मुश्किल हो रहा होता है, तो आप क्या करते हो उसको मज़ीद डिस्ट्रिक्ट्स में कर देते हो, फिर विलेजेस में डिवाइड कर देते हो। तो क्लस्टर्स जो हैं वो मज़ीद आप डिवाइड करके उसको फिर हाउस होल्ड में भी लेके आ सकते हो और ईजिली कर सकते हो। अच्छा, ये फिर 1 स्टेज क्लस्टर कहलाते हैं, 2nd स्टेज क्लस्टर, और जो बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स बन जाते हैं उसको मल्टी स्टेज क्लस्टर्स भी आप कहते हो। और प्राइमरी सैम्पलिंग क्या होती है कि जब हमने पहले बार क्लस्टर बनाए दैट इज कॉल्ड प्राइमरी, जब उसको मजीद उसमें से सब क्लस्टर बनाए तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी क्लस्टर। मल्टी स्टेज और मल्टी फेज क्लस्टर हमारे पास सैंपल क्या होते हैं? मल्टी स्टेज क्या होती है स्टूडेंट कि जब आपके पास स्टेजेस डिफरेंट आती हैं, कि अगर पहले आपने डिस्ट्रिक्ट्स लिए है तो फिर आपने जिस तरह ये मल्टी स्टेज सैंपल में पहले अगर आपने प्रोवेंस ली है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, अगर पहले आपने प्रोवेंस सेलेक्ट की है तो फिर आपने अगेन डिस्ट्रिक्ट्स नेक्स्ट ले लिए, आपने अपनी स्टेज ही चेंज कर ली, फिर आपने हाउस होल्ड विलेजेस ले लिए, फिर आपने हाउस होल्ड ले लिए, तो आपके पास जो स्टेजेस हैं वो ही चेंज हो गई हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। लेकिन ये भी इस वजह से होता है कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, आप उसको लिमिटेड करने के लिए आप मल्टी स्टेज सैम्पल जो यूज़ करते हो। मल्टी फेज सैम्पल क्या है कि आप डिफरेंट फेजेस को लाते हो कि फेज़ आपका एक होना चाहिए। मल्टी फेज सैम्पल जिस तरह आप आइसक्रीम की अगर बात कर रहे हो तो आइसक्रीम की आप डिफरेंट कंपनीज़ को डिस्कस कर सकते हो, लेकिन आपका जो फेज़ है वो डिफरेंट एक ही रहना चाहिए। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग क्या
होती है स्टूडेंट, जिसमें आप पहले से ही जो अपना सैम्पल साइज है वो डिसाइड नहीं करते हो, बल्कि वो आप एट ए टाइम अपनी पॉपुलेशन को देखते हुए देन डिसाइड कर रहे होते हो, दैट इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। अच्छा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारे पास क्या है कि जिसमें हम अपनी पर्सनल जजमेंट देते हैं डिफाइन करने के लिए। अब ये हमारे पास 2 टाइप्स में डिफाइंड हो रहा होता है। एक हमारे पास होता है परपोजिव सैम्पलिंग और एक हमारे पास होता है कोटा सैम्पलिंग। अब परपोजिव सैम्पलिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारी पर्सनल जजमेंट जो है वो डिसाइड कर रही होती है कि विच यूनिट वी कैन सेलेक्टेड एज अ सैम्पल। तो परपोजिव सैम्पलिंग जो है, एक्सपीरियंस पर्सन इज आल्सो सेलेक्टेड यूनिट्स एज अ सैम्पल एंड दैट इज कॉल्ड द परपोजिव सैम्पलिंग। और वो अपनी पर्सनल जजमेंट पे, अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा होता है। मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर एक मैंगोज़ का ट्रक आया है तो उसने जो मैंगोज़ चेक करने हैं वो डिफरेंट उसने जगह से सेलेक्ट करने हैं और वो सैम्पल सेलेक्ट करके उसकी बेस पे, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे वो बताएगा कि क्या ये मैंगो अच्छी प्रोडक्शन से हैं या नहीं है। तो वो उस पर अपना जो व्यू है वो देगा और कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर देगा। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड कर देते हैं इनटू सेगमेंट, जैसे मैन एंड वुमेन के सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है उसको ले लेते हैं। कोटा सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लेते हैं सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ले लेते हैं कि कोटा सैंपल इज अ टाइप ऑफ जजमेंट सैंपल। इट इज अ सैंपल यूजुअली ऑफ ह्यूमन बीइंग इन विच द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड परपोजिवली फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे आप अगर जॉब्स आ रही हैं तो डिवाइड कर रहे होते हैं कि मैन एंड वुमेन की कितनी सीट्स हैं, तो ये जो हमारे पास सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोटा सैम्पलिंग। तो ये अगर आपके पास डिस्कशन थी नॉन एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, स्टूडेंट मैं अगेन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। आपको मैंने ये बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है अलग अलग स्टेज को, लेकिन ओवरऑल में व्यू देने के लिए ये मैंने आपको की है कि ओवरऑल भी आपको पता चल जाए कि हमने इसे कैसे सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।